जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुड्डू टाना भगत है। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 23 मार्च को मेरे प्रथम गुरु शहीद आजम भगत सिंह साहब जी की शहीदी दिवस है। आज पूरा भारतवर्ष उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन कर रहा है। भगत सिंह हम युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं आप लोगों के साथ उनकी जीवनी साझा करूंगा तथा आज यह हम जानेंगे कि भगत सिंह ने क्या क्या बलिदान दिए, भगत सिंह के क्या विचारधाराएं थी और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या क्या योगदान दिया है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। भगत सिंह अपने पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर के द्वितीय पुत्र थे। भगत सिंह की शिक्षा की शुरुआत बंगा गांव के ही एक स्कूल से शुरू हुई तथा बाद में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के बाद लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में दाखिल करवाया गया। 1923 में वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में शामिल हुए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले लाला लाजपत राय जी ने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की थी। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं में पले बढ़े थे। भगत सिंह के बालक अवस्था की एक घटना है जिसमें वह अपने पिताजी के साथ खेत में फसलों की देखरेख के लिए गए हुए थे। उनके पिताजी थोड़ी दूर पर खेत में कुछ काम कर रहे थे तथा भगत बंदूक के आकार की लकड़ी को ज़मीन में बो रहे थे। उनके पिताजी के द्वारा पूछे जाने पर कि भगत यह क्या कर रहे हो, भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इससे बंदूकों के पेड़ लगेंगे और ढेर सारे बंदूक फलेंगे और उन बंदूकों की मदद से मैं अंग्रेज़ों को भारत से भगा दूंगा। भगत सिंह को बचपन से ही नाटक, नृत्य, गीत में बहुत रुचि थी। कॉलेज के दिनों में वह नाटक किया करते थे तथा एक मतवाले की तरह झूमा करते थे। भगत सिंह का मानना था कि नाटक की मदद से भी भारतवासियों में क्रांति की भावना जगाई जा सकती है। भगत सिंह समाजवाद, साम्यवाद तथा साहित्य की पुस्तक पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। 23 वर्ष की आयु तक भगत सिंह सैकड़ों किताबें पढ़ चुके थे। कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य साथियों से हुई। उस समय आज़ाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम की पार्टी से भारतवासियों को जागरूक तथा क्रांतिकारी के लिए प्रेरित करते थे। सन 1928 में भगत सिंह ने पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया तथा पूर्ण स्वराज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए एक साइमन कमीशन की स्थापना की तथा कुछ भारतीय दलों ने इस आयोग का बहुत बहिष्कार किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय भी आयोग के विरोध में लाहौर में सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा में भगत सिंह ने भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई। सभा में इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस के अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय जी के अंतिम शब्द से मेरे शरीर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। लाला जी के मृत्यु से भगत सिंह तथा बाकी साथी बहुत आहत हुए और उनमें आक्रोश की भावना इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने प्लान बनाया कि उस पुलिस अधीक्षक को मरना होगा। उस पुलिस अधीक्षक के मरने के बाद ही लाला जी की आत्मा को शांति मिलेगी। स्कॉट को मारने के लिए प्लान बनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद थाने की निगरानी करने लगे तथा 17 दिसंबर 1928 को उन्हें मौका मिला, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। स्कॉट की जगह उस दिन सॉन्डर्स थाने से निकलते हैं। भगत सिंह और जितने साथी थे वह सॉन्डर्स को ठीक से पहचान नहीं पाए और जैसे ही सॉन्डर्स थाने से बाहर निकलता है, धड़ाधड़ उनमें गोलियां चला दी जाती हैं तथा वहां से नारे लगाते हुए हमने लाला जी की
मौत का बदला ले लिया। सभी स्वतंत्रता सेनानी भाग निकलते हैं। इस हत्या से अंग्रेजी हुकूमत दबिश में आ जाती है और भगत सिंह की तलाश शुरू हो जाती है। अंग्रेज़ों से बचने के लिए भगत सिंह अपना भेष बदलते हैं। वह एक जेंटलमैन की तरह कोट पैंट पहनते हैं तथा एक सिख होते हुए वह अपनी दाढ़ी और बाल भी कटवाते हैं तथा दुर्गा भाभी को साथ में लेकर वह ट्रेन से लखनऊ निकल जाते हैं। लेकिन इससे भी अंग्रेज़ी हुकूमत शांत नहीं हुई। 1929 में मजदूर तथा सोशलिज्म और कम्युनिज्म विचारधारा को दबाने के लिए एक विधेयक पास किया जाना था। इस विधेयक को सारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज इस विधेयक को पास करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे। इस बार भगत सिंह ने फिर सोचा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। इस बार फिर एक प्लान बनाया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि असेंबली में विधेयक पास होने के समय एक बम विस्फोट किया जाएगा। यह बम विस्फोट सिर्फ आवाज़ के लिए था। इस बम विस्फोट से किसी तरह की हानि नहीं हुई थी। विधेयक पास होने के समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली के अंदर जाते हैं तथा खाली जगह देखकर वहां बम फेंक देते हैं। बम के फेंके जाने के बाद इतना ज़ोर धमाका होता है कि सारे लोग घबरा जाते हैं तथा उस बम धमाके से बहुत ज़्यादा धुएं का अंबार निकलता है। बम के फेंके जाने के बाद भगत सिंह ज़ोर शोर से नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, तथा कुछ पंपलेट फेंकते हैं। वैसे तो भगत सिंह चाहते तो धुएं के बीच भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने की सोची। उन्होंने सोचा कि जब तक मेरे केस का ट्रायल चलेगा तब तक मैं अपनी आवाज़ को अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने अच्छे से रख पाऊँगा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में वह शांत नहीं बैठे। अपनी लेखों के द्वारा युवाओं को प्रेरित करते रहे तथा जेल के अंदर वह कैदियों के लिए आंदोलन करते रहे। इन सभी कार्यों को देखते हुए फिर उनकी केस की सुनवाई हुई तथा उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 को तय की गई। लेकिन जैसे जैसे तारीख पास आ रही थी, भगत सिंह और प्रसन्न हो रहे थे। उनका मानना था कि मेरे मृत्यु से भारतवासियों के दिलों में सैलाब आएगा और सारे भारतवासी एकजुट होकर स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। फांसी से पहले उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। इच्छा में उन्होंने बताया कि उन्हें व्लादिमीर लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। उन्हें वह पुस्तक उपलब्ध कराई गई। फांसी वाले दिन भी वह यही पुस्तक पढ़ रहे थे। 23 मार्च 1931 दिन सोमवार को अंग्रेज़ों को आभास हुआ कि भारतवासी भगत सिंह के फांसी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं। उन्हें डर लगा कि कहीं भारतवासी जेल के अंदर आकर हमला न कर दें तथा भगत सिंह को छुड़ा न लें। इसलिए आनन फानन में 23 मार्च 1931 की शाम में ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जबकि फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी। फांसी के लिए भगत सिंह को उनके बैरक से लाया गया तो वह बैरक में वही लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे। जब उन्हें बाहर आने के लिए कहा गया तो उनके आखिरी शब्द थे, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, कृपया मुझे यह बुक पूरी ख़त्म कर लेने दी जाए। पुस्तक का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद भगत सिंह बैरक से बाहर आते हैं तथा उनके दोनों साथी राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ होते हैं। दोनों बैरक से फांसी वाले स्थान में पहुंचते हैं। फांसी वाले स्थान में पहुंचते हुए तीनों गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जल्लाद ने उनके हाथ बांधने चाहे तो उन्होंने हाथ बांधने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि उनके हाथ खुले रखे जाएं तथा सिर को ना ढका जाए, लेकिन कानून की वजह से उनके सिर को ढक दिया गया, लेकिन हाथ खुले ही थे। फांसी से पहले तीनों स्वतंत्रता सेनानी ने एक दूसरे को गले लगाया तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे इतने बुलंद थे कि जेल के बाहर चारों ओर उनकी आवाज़ गूंज रही थी, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी के तख्ते पर तीनों के चढ़ने के बाद उन्होंने फंदे को चूमा और फंदा अपने गले में डालकर झूल गए। बाहर खड़े उनके शुभचिंतकों एवं प्रशंसकों को
इस घटना की खबर लग गई। लोग आक्रोशित होने लगे। इसी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मृत शरीर को बोरियों की तरह गाड़ी में भर दिया गया और उन्हें सतलज नदी के किनारे कच्ची पक्की लकड़ियों में जैसे तैसे करके आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन उनके शुभचिंतक सतलज नदी के किनारे भी पहुंच गए। आग को जलते हुए देखकर वह समझ गए कि ये तीनों महान स्वतंत्रता सेनानियों की मृत शरीर हैं। भीड़ को देखते ही अंग्रेज वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। जब सभी शुभचिंतक चिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तीनों महान स्वतंत्रता सेनानियों के ही मृत शरीर हैं। उन्होंने आग बुझाई तथा तीनों को सम्मानपूर्वक लेकर अपने गांव चले आए तथा फिर सुबह में फिर उनको पूरे सम्मान के साथ अग्नि दी गई तथा उन्हें पंच तत्वों में लीन किया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तो 23 मार्च को शहीद हो गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भारत पूर्ण तरीके से स्वराज हो, पूर्ण तरीके से भारत में स्वतंत्रता हो। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि भगत सिंह के जो विचारधाराएं थी, भगत सिंह समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी तरह का छुआछूत, ऊंच नीच वह नहीं चाहते थे भारत में। लेकिन आज भी यह सारी चीज़ें भारत में हो रही हैं। गरीब अमीर से डर रहा है, अमीर गरीबों को दबा रहे हैं, बड़े और ऊंची धर्म वाले नीची जाति वालों को दबा रहे हैं। न जाने ये सारी चीज़ें कब बंद होगी और कब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के सपने वाले जो देश था वह कब यह बन पाएगा भारत। कब हम भारत को एक पूर्ण स्वराज वाला देश पुकार पाएंगे, कब हमें इन छोटी सोच वाली चीज़ों से स्वतंत्रता मिलेगी। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा और आशा करता हूँ आप लोग अपने आस में, अपने पड़ोस में नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। सभी लोग एक समान होकर एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। और अभी मैं इस वीडियो को जिस जगह पे वो शूट कर रहा हूँ वो हमारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शाही नीलांबर शहीद भोक्ता एवं पीताम्बर शहीद भोक्ता की मूर्तियाँ हैं। मैं इस जगह पे इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगत सिंह की कोई मूर्ति आसपास में नहीं मिली। यह भी हमारे भारत का एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे भारत के सबसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियां हमें दिखाई नहीं मिलती हैं। हमें जगह जगह पर नए नए चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे नए स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन हमारे जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं उनकी मूर्तियां हमें कब देखने को मिलेंगी, हम उन्हें कब सम्मान में देंगे। इसी दुर्भाग्यवश मैं अपने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के पास इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। आगे चलकर मैं इन दोनों के ऊपर भी एक बायोपिक वीडियो बनाने की सोचूंगा और आशा करता हूं कि मुझे यह अवसर मिले ताकि मैं झारखंड को लेकर के आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।